नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों के कमेंट के द्वारा, आप लोगों के लाइक के द्वारा। तो आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से बना रहे। आप लोग अपने जो भी प्रश्न, जो भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का रहता है, आप उसको कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए करिएगा। उससे चीज़ें सुधारने में हमें भी सहूलियत होती है और आगे भी आप अपना सहयोग इसी तरीके से बना के रखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा एक चीज़ और सुधार लेते हैं। जो हमारी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें आपका एक कमेंट आया था, एक सवाल आया था कि जो ये अंबाड़ी गांव वाला जो सवाल था वो ना होकर वो जगत ग्राम का सवाल वहाँ पर पूछा गया था। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो अंबाड़ी शिलालेखों का उल्लेख है, ये जब आपका कुषाणों का अंत हुआ, कुषाणेतर काल शुरू हुआ, तो उस समय आपके देहरादून कालसी वाले रीजन पे एक राजवंश हुआ, वो था आपका शिव भवानी का राजवंश। तो अंबाड़ी शिलालेखों का संबंध आपका शिव भवानी राजवंश से है। दूसरा, यहाँ पर जो आपका जो पाया गया है वो शुंग काल के कुछ मृण मुद्राएं यहाँ पर पाई गई हैं, ठीक है। और जो सवाल आया था जगत ग्राम का, तो ये जगत ग्राम जो था आपका वो देहरादून में स्थित था। यहाँ पर आपका कुषाणेतर काल में ही एक राजवंश हुआ, उसका नाम था गौत्रीय वंश। और उस गौत्रीय वंश के जो शासक हुए सीलवर्मन, तो सीलवर्मन के द्वारा जब अपना राज शुरू किया गया तो उन्होंने यहाँ पर यज्ञ करवाया था। तो उसी यज्ञ का उल्लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा, बाढ़ वाला यज्ञ भी यहाँ बाढ़ वाला गाँव यहाँ पर स्थित है देहरादून में, वो भी यहीं से संबंधित था। तो ये आपके कमेंट थे। तो आगे भी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर देते रहें और अपना समर्थन इसी तरीके से बनाते रहें। तो चलिएगा, इतिहास की इस कड़ी में आज शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, ठीक है। और आज देखते हैं हम अपना मध्यकाल, जो हमारा उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल था, उस ऐतिहासिक काल के 3 कालखंड हुए प्राचीन, जहाँ कुड़िंद से शुरू होते हैं, ठीक है, और अंतिम आपका पौरव राजवंश तक चलता है। उसके बाद मध्यकाल शुरू होता है, मध्यकालीन इतिहास हमारे उत्तराखंड का शुरू होता है। और मध्यकालीन इतिहास जो शुरू होता है, वहाँ पर एक सत्ता जो सबसे मजबूत स्थापित हुई थी वो थी आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश, या जिनको बाद में नाम दिया गया कत्यूरी राजवंश। तो साथियों, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ये राजवंश था कौन। और हमने थोड़ी सी अपनी जो पिछली वीडियो थी उनमें भी थोड़ा सा कुछ चीज़ समझाने का प्रयास किया था। तो देखिएगा, इसका जो थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री है वो इस तरीके से है कि जब आपका गुप्त काल हुआ, तो गुप्त काल में आपका एक राजा हुआ करता था रामगुप्त। तो रामगुप्त के द्वारा एक बार यहाँ पर आपका आक्रमण किया गया। तो किसी किसी पुस्तक में उसको शक राजा बताया गया और किसी में उसको खस राजा बताया गया है। तो जब रामगुप्त के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, तो उस समय जो आपका कार्तिक स्वामी वाला जो मंदिर है उसमें एक स्थल हुआ करता था, वहाँ पर इन दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें कि आपका रामगुप्त क्या हुआ था, पराजित हुआ था। तो उसने जिस राजा का उल्लेख किया है वो इस कार्तिकेयपुर देवस्थल से वो पाया गया है। तो वहाँ से थोड़ा सा ये मिलता है कि हो सकता है यहाँ पर उस समय ये इस तरीके से कोई राजवंश रहा हो। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में जो समुद्रगुप्त की 5 सीमाएं बताई गई हैं, और उस 5 सीमाओं में से जो उसकी सबसे उत्तरी सीमा है वो आपका करतरपुर के नाम से जानी गई है। और यही करतरपुर हो सकता है कि बाद में अपभ्रंश होकर, क्योंकि कई इतिहासकार इसी को बाद में कार्तिकेयपुर भी बताते हैं, लेकिन हैं सभी अलग अलग, क्योंकि एक ही जैसा नाम है। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ या कत्यूरी राजवंश हुआ, इनके अधिष्ठाता जो देवता थे वो कार्तिकेय थे। तो उनसे ये आइडिया लगता है कि ये लोग क्या थे, वही थे। तो ये इसका थोड़ा सा प्राचीन का इतिहास है। लेकिन जब आपका कार्तिकेयपुर राजवंश शुरू हुआ था, तो ये आपका जब आपका उत्तर भारत में यशोवर्मन का राजवंश शुरू हुआ, तो यशोवर्मन के सामंत के रूप में ही कार्तिकेयपुर राजवंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। दूसरी चीज़ साथियों, जान लेते हैं कि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है ये इनके ताम्र अभिलेखों से प्राप्त होती है। उसके अलावा, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक कालखंड का वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, कुछ ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कुछ इनके द्वारा स्थापत्य कला में जितने भी
मंदिर वगैरह स्थापित किए गए हैं, उनसे भी हमें इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो मुख्य स्रोत है वो आपका ताम्र अभिलेख है। इनके जो अभी तक के ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 8 ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका पांडुकेश्वर, कंडारा मंदिर, दूसरा आपका बागेश्वर और आपका बालेश्वर से, चंपावत बालेश्वर से क्या हुआ है, इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या मिलती है, इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये राजवंश था किस तरीके से, किसने इसकी स्थापना की थी। तो देखिएगा, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसका जो संस्थापक माना गया है वो आपके वसंतन देव को माना गया है, वसंत देव को माना गया है। ठीक है, इसके द्वारा जब यशोवर्मन का साम्राज्य यहाँ पर था तो ये उसके सामंत के रूप में यहाँ पर स्थापित था। ठीक है, और जैसे ही आपका उत्तर भारत में जो मौखरी राजवंश था वो उस राजवंश की समाप्ति होती है, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो पहला राजा जो उल्लेख मिलता है वो आपका वसंतन देव है। अब इनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश, या जैसे एटकिंसन जी ने अपनी पुस्तक हिमालयन गजेटियर, एग्जाम में भी पूछा गया था ये गजेटियर, तो हिमालयन गजेटियर में उन्होंने इनको जो काबुल वाला क्षेत्र है या मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से आई हुई एक आयुधजीवी कटूर नामक जो जाति है उनसे संबंधित इनको बताया हुआ है। वहीं हमारे दूसरे इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी हुए हैं, और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा इनको जो बताया गया है वो शक कुषाण इनको बताया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जितने भी यहाँ के मंदिर और इन चीज़ों के बारे में उल्लेख देखा है तो उससे उन्होंने ये जानकारी दी कि ये लोग क्या थे, शक और कुषाण थे। तो मुख्य रूप से जो आपके एटकिंसन जी हैं हिमालयन गजेटियर, तो उन्हीं को अंतिम रूप से साक्ष्य माना गया है, और इन्हीं के अनुसार से ही ये लोग क्या हुए, बाद में कत्यूरी हुए, क्योंकि इनको कत्यूरी कहने का पहला प्रमाण जो है वो केवल और केवल आपका एटकिंसन की पुस्तक है। ठीक है, तो ये था इनका उत्पत्ति का संबंध, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब देख लेते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, पहला राजा जो हुआ था वो आपका वसंतन देव हुआ था, और उसके बाद जब इनकी जो प्रारंभिक राजधानी हुई वो आपके कार्तिकेयपुर रीजन पे हुई, मतलब जो आपके जोशीमठ से आगे थी, वहाँ पर इनकी पहली राजधानी हुई। इसीलिए इस राजवंश का नाम भी कार्तिकेयपुर रखा गया। उसके बाद राजधानी को यहाँ से परिवर्तित करके आपका बैजनाथ घाटी, या जिसको आप गरुड़ घाटी भी कहते हैं, वहाँ पर लेके गए, और वहाँ पर इन लोगों का नाम जो रखा गया वो कत्यूरी रखा गया। ठीक है, जब इन लोगों का राजवंश हमारे कार्तिकेयपुर रीजन पे था तो उस समय यहाँ पर 3 वंशों की स्थापना हुई, जिन पर हम चर्चा करेंगे आगे। और जब यहाँ के अंतिम शासक नरसिंह देव जी हुए तो उन्होंने यहाँ से राजधानी परिवर्तित की, और गरुड़ घाटी में आपका जो कत्यूर या बैजनाथ क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। जैसे ही ये लोग यहाँ से बैजनाथ गए तो वहाँ जाने के पश्चात इनकी जो शाखाएं थी वो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। लगभग 12 भागों में वो विभाजित हो चुकी थी, और छोटे छोटे साम्राज्य उन्होंने स्थापित किए। बाद में इन्हीं कार्तिकेयपुर राजवंश के जो सामंत हुए, जो इनके अधीन थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो पूर्व में आपका चंद वंश हुआ और पश्चिम में आपका पंवार वंश हुआ। तो उन पे हम आगे चर्चा करेंगे, ये भी इनसे संबंधित है। तो देख लेते हैं जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने या 3 वंशों ने क्या किया था, अपना शासन स्थापित किया। पहला वंश जो हुआ था वो हुआ था आपका वसंत देव का, जिसको कि इनका संस्थापक भी माना गया है। वसंतन देव के द्वारा ही इस राजवंश की स्थापना की गई थी। यही आपका यशोवर्मन का सामंत था। और वसंत देव के द्वारा जो उल्लेख किया, इसका जो उल्लेख मिलता है एक तो ये मिलता है आपका कि इसके द्वारा 2 मंदिरों का निर्माण किया गया, नरसिंह मंदिर और आपका बागेश्वर मंदिर, दोनों अलग अलग। जो नरसिंह मंदिर था वो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, और जो आपका बागेश्वर मंदिर था वो शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनके लिए इसने, दोनों धर्मों के लिए इसने क्या किया था, 2 मंदिरों की स्थापना की थी। उसके अलावा ज़्यादा इनके उल्लेख मिलते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा जो वसंतन देव था, इसने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि थी आपकी परम भट्टारक की। परम भट्टारक की उपाधि इसने धारण की। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। एक उल्लेख ये भी मिलता है, इनका बागेश्वर शिलालेख है जो कि भूदेव के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था।
इस बागेश्वर शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि वसंतन देव ने जो शरणेश्वर ग्राम था ये आपका वैष्णवों को दिया था। ठीक है, बस इतना ही उल्लेख है आपके वसंतन देव के द्वारा। बाद में वसंतन देव के द्वारा के बाद जो आपके अगले शासक हुए वो इनके पुत्र हुए। उनका नाम या उनकी ज़्यादा जानकारी इतिहास में है नहीं, लेकिन केवल इतना इतिहास है कि जो शरणेश्वर ग्राम अभी तक वैष्णवों को दिया गया था तो इनके पुत्र ने ये यहाँ से हटाकर वो आपके वैष्णवों को दे दिया था। बस इतना ही उल्लेख मिलता है आपका वसंतन देव का। इस वसंतन देव राजवंश में जो आपके अगले शासक हुए उनका नाम था आपका खरपर देव। ठीक, खरपर देव के बाद जो आपके अगले राजा हुए उनका नाम था आपका कल्याण राज। और कल्याण राज के बाद जो आपका अगला राजा हुआ उसका नाम था त्रिभुवन राज। तो पहले राजा वसंतन देव, उनके बाद उनके पुत्र राजा हुए, उनके बाद खरपर देव हुए, फिर उसके बाद आपके कल्याण राज हुए, और कल्याण राज के बाद जो आपका अगला राजा हुआ वो हुआ था आपका त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज के बारे में ये थोड़ा सा उल्लेख मिलता है कि आपका जब उत्तर भारत में आपका कन्नौज साम्राज्य था या मौखरी राजवंश था, तो यहाँ पर आपका कन्नौज सबसे समृद्ध साम्राज्य हुआ, और इस समृद्ध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। और उसी त्रिपक्षीय युद्ध के समय आपके पाल वंशी जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। और जब उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उसी समय इस त्रिभुवन राज के समय पर ही आपका जो पाल शासक था धर्मपाल, इसने क्या किया था, उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो जो पाल वंशी शासक हैं वो कत्यूरियों के ही क्या थे, सामंत थे। और पालों में से जो धर्मपाल थे उन्होंने त्रिभुवन राज के टाइम पीरियड पे क्या किया था, हमारे उत्तराखंड पर भी आक्रमण किया था, और कुछ समय के लिए इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पर राज किया था। इसका जो उल्लेख मिलता है धर्मपाल के द्वारा आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके नालंदा विश्वविद्यालय से। यहाँ पर अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं, वहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा, इनका जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है त्रिभुवन राज का, उसमें ये भी उल्लेख प्राप्त हुआ है कि इन्होंने जो आपका बागेश्वर है, बागेश्वर मंदिर के लिए भी इन्होंने क्या किया था, भूमि दान किया था। तो एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के वो शासक कौन थे जिन्होंने कि आपका बागेश्वर के लिए भूमि दान की थी, या जैसे इससे पहले ये सवाल आए हुए हैं कि नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी, और शरणेश्वर ग्राम किसने आपका वैष्णवों को दान दिया था। तो एग्जाम में ऐसे सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला राजवंश वसंतन देव राजवंश। अब इन्हीं के परिवार में से इनके जो अगले शासक हुए जिन्होंने कि अपने नाम से अपना एक नया वंश चलाया, तो दूसरे क्रम पे आते हैं आपके, दूसरे क्रम पे आते हैं आपके, इसका नाम था आपका निम्बर वंश। देखिएगा, इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब ये लोग कहाँ हुए, क्या हुए। ये सारे लोग अभी तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो इनकी राजधानी है वो आपके कार्तिकेयपुर में है। कार्तिकेयपुर जो पड़ता है आपका वो जोशीमठ में पड़ता है। ठीक है, जोशीमठ में क्या थी, इनकी राजधानी थी। इसी जोशीमठ में मतलब इसी कार्तिकेयपुर राजवंश में ही आपका पहला वंश हुआ, उसका नाम था वसंतन देव वंश। फिर इन्हीं के परिवार में से एक और शक्तिशाली हुआ जिसने कि अपने नाम से अपने वंश की स्थापना की, वो हुआ आपका निम्बर वंश। निम्बर वंश स्वयं जो आपका निम्बर था उसने इस वंश की स्थापना की थी, जो स्वयं में शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, उसके बाद इसका जो उल्लेख मिलता है निम्बर वंश का, ये उल्लेख मिलता है जागेश्वर के मंदिरों से। जागेश्वर में जो आपके विमान मंदिर हैं, उन विमान मंदिरों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, निम्बर ने की थी। ठीक है, निम्बर के बाद जो आपका अगला राजा बना था वो था आपका इष्टगण देव। इष्टगण देव, अब इनका थोड़ा सा उल्लेख है। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का वह शासक हुआ जिसने कि पहली बार ये प्रयास किया कि पूरे उत्तराखंड के भूभाग को एक सूत्र में बांध लिया जाए और उसका पूरा एक साम्राज्य बनाया जाए। तो ये जो पहला प्रयास समस्त उत्तराखंड को
एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया था, पहला प्रयास किया था, वो आपके इष्टगण देव ने किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये इसमें सफल नहीं हो पाए। ये जो अभियान इन्होंने चलाया था वो अधूरा रह गया। ठीक है, और ये क्या नहीं हुए थे, इसमें सफल नहीं हुए थे। इनके द्वारा भी आपका जो जागेश्वर मंदिर है, उस जागेश्वर मंदिर में आपके 2-3 जो मंदिर हैं उनकी स्थापना की गई थी। एक आपका नटराज मंदिर, एक आपका नवदुर्गा, ठीक है, महिषमर्दिनी, लकुलेश। ठीक है, ये एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो जागेश्वर धाम है, तो जागेश्वर में जो आपके नटराज मंदिर का निर्माण किया गया है, किस राजा के द्वारा किया गया है? तो नटराज, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी और लकुलेश, इन मंदिरों का निर्माण जो करवाया गया था जागेश्वर में, वो आपका इष्टगण देव के द्वारा करवाया गया था। अब आप लोग जानते हैं कि जो आपके जागेश्वर है वो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, और उत्तराखंड में जितने भी मंदिर समूह पाए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? आपके जागेश्वर से। लगभग 124 मंदिर समूहों का जो स्थल है वो आपका जागेश्वर है। इसी जागेश्वर में ही निम्बर के द्वारा विमान मंदिरों का निर्माण किया गया और इष्टगण के द्वारा आपका नटराज, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी और लकुलेश मंदिरों का निर्माण किया गया। इष्टगण देव की जो पत्नी थी उनका नाम था धरा देवी, और धरा देवी से ही एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था ललित सूरदेव। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अगर। ठीक है, तो अगला राजा जो हुआ वो था आपका ललित सूरदेव। ललित सूरदेव। अब ललित सूरदेव इस राजवंश का क्या हुआ था? सबसे महान शासक हुआ था, क्योंकि जो इनके पिता थे इष्टगण देव, इष्टगण देव ने जो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था और अधूरा रह गया था, उस चीज को पूरा करने में जो सबसे ज्यादा भूमिका जिसने निभाई थी वो आपके ललित सूरदेव ने निभाई थी। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश के जितने भी आपके 8 ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से आपका पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख और आपका कंडारा मंदिर का जो ताम्र अभिलेख है वो आपके ललित सूरदेव से है। ठीक है, ये जो आपके 2 अभिलेख हैं, आपका पांडुकेश्वर और कंडारा मंदिर, इन 2 जगहों से पाए गए जो आपके अभिलेख थे वो किसके हैं? ललित सूरदेव। और ललित सूरदेव इस राजवंश का क्या हुआ था? सबसे महान शासक हुआ था, जिसने कि आपका कत्यूरी राजवंश को या कार्तिकेयपुर राजवंश को एक पूरे उत्तराखंड तक फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक सूत्र में बांधा था। इसीलिए जो आपका ललित सूरदेव है, ललित सूरदेव की जो एक उपाधि दी गई है, इनको वाराह अवतार की उपाधि भी दी गई है। वाराह अवतार की उपाधि भी दी गई है। इसलिए ये क्या था? इस राजवंश का सबसे महान शासक था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्तिकेयपुर राजवंश के सबसे महान शासक कौन थे, उनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, या उत्तराखंड को सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश में किसने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ऐसे सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निम्बर वंश में जो आपके सबसे महान शासक हुए ललित सूरदेव हुए। ललित सूरदेव के बाद अगले शासक हुए, उनका नाम था आपका भूदेव। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपका कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पर स्थापित था तो उसी समय भारत में आपका बौद्ध धर्म भी प्रचलित था और बहुत सारे राजवंश थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यहाँ पर जो उस समय निवासित थे वो खस राजपूत लोग थे। इनके द्वारा बौद्ध धर्म को का प्रचलन सबसे ज़्यादा यहाँ पर किया गया। तो जो भूदेव था, भूदेव को आपका जो माना जाता है, इसकी एक उपाधि है बुद्ध श्रमण शत्रु। बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि दी गई है किसको? आपके भूदेव को। भूदेव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि आपका बागेश्वर मंदिर से पाया गया है। ये शिलालेख है, कोई ताम्र अभिलेख नहीं है, और इस शिलालेख में इनके वंश के बारे में उल्लेख मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बागेश्वर शिलालेख। बागेश्वर शिलालेख का संबंध है भूदेव से और वहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और
इतिहास में इन्हें बुद्ध श्रमण शत्रु के नाम से जाना गया है, क्योंकि इनको बौद्धों का क्या माना गया है, शत्रु माना गया है। ठीक है, उसी के अलावा जो आपके भूदेव थे, इनकी जो उपाधि है वो आपके परम ब्राह्मण की उपाधि भी इनको दी गई है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो 2 जगह बनाई, एक तो कार्तिकेयपुर राजधानी थी, और ऐसा भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने गरुड़ घाटी में भी अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो इस तरीके से कार्तिकेयपुर राजवंश के 2 वंश की क्या होती है, समाप्ति होती है। एक आपका वसंतन देव और एक आपका निम्बर वंश। ठीक है, तीसरा जो आपका कार्तिकेयपुर में जो तीसरा वंश हुआ था वो था आपका कौन सा, सलोड़ादित्य वंश। तीसरे वंश की स्थापना की थी सलोड़ादित्य ने, और सलोड़ादित्य के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई, और तब से ही ये राजवंश क्या हो गया, आपका सलोड़ादित्य वंश हो गया। ठीक है, अब सलोड़ादित्य ने भी अपनी जो राजधानी थी वो भी आपका कहाँ पर रखा था, कार्तिकेयपुर में ही रखा था। सलोड़ादित्य राजवंश में जो आपके सलोड़ादित्य के बाद जो अगले राजा हुए वो इच्छटगण हुए, ज़्यादा उल्लेख इनका दिया नहीं गया है। ठीक है, इच्छटगण के बाद जो आपके अगले राजा हुए वो आपके देसट देव हुए। ठीक है, देसट देव के बारे में एक उल्लेख मिलता है कि इनको दीन दुखियों का जो रक्षक है उसके रूप में इनको कहा गया है, दीन दुखियों का रक्षक। दीन दुखियों का रक्षक, और स्वर्ण दाता जो कहा गया है वो किसको कहा गया है, देसट देव को। स्वर्ण दाता के रूप में भी इनको क्या किया गया है, इतिहास में प्रदर्शित किया गया है। देसट देव के बाद अगले जो राजा बने वो थे आपके परम देव। परमट देव भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पे परमट देव मिलता है, कहीं पे इनका उल्लेख परम देव के रूप में मिलता है। परम देव का ये उल्लेख मिलता है कि इनके द्वारा जो आपका बद्रीनाथ था, मतलब इन्होंने 25 साल तक अपने राजवंश को चलाया, 25वें वर्ष तक, और 25वें वर्ष में इन्होंने जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है उस बद्रीनाथ के लिए क्या किया था, इन्होंने भूमि दान की थी। और ये किया था इन्होंने 25वें वर्ष में। ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का वह शासक कौन था जिसने अपने शासन के 25वें वर्ष में बद्रीनाथ को क्या दिया था, भूमि दान दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये परमदेव हुए। परमदेव के बाद अगले जो राजा का उल्लेख मिलता है वो थे आपके सुभिक्षराज जी। याद रखिएगा, इनसे संबंधित यूके SSS ने एक सवाल ऐसा पूछा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर था। उनका सवाल ये था कि जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका अंतिम शासक कौन हुआ, और उन्होंने उसका आंसर माना था सुभिक्षराज। देखिए साथियों, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था इसमें मुख्य रूप से 3 शासक हुए, या जिन्होंने 3 अपने वंशों की स्थापना की। पहला वसंतन देव, दूसरा आपका निम्बर देव या निम्बर वंश, और तीसरा वंश हुआ सलोड़ादित्य वंश। सलोड़ादित्य वंश में आपके जो राजा हुए सुभिक्षराज, इन्होंने पहली बार अपनी जो राजधानी थी उसको इस कार्तिकेयपुर वाले रीजन से, कार्तिकेयपुर रीजन से इन्होंने हटा दी और एक नए स्थान में अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम था आपका सुभिक्षपुर। इस राजधानी का नाम था सुभिक्षपुर। इन्होंने क्या किया, सुभिक्षपुर में अपनी एक नई राजधानी बनाई और वहां से अपने शासन को लेके चले थे आगे की ओर। तो इस तरीके से कार्तिकेयपुर राजवंश में राजधानी परिवर्तन करने वाले जो पहले शासक हुए वो कौन हुए थे, आपके सुभिक्षराज हुए थे। उसके पश्चात इसी वंश में, सलोड़ादित्य वंश में एक राजा और हुए, उनका नाम था आपका नरसिंह देव। और नरसिंह देव ने क्या किया था, इस राजधानी को आपके जोशीमठ वाले क्षेत्र से हटाकर आपका बैजनाथ घाटी में, आपका कत्यूर घाटी जो कहलाई बाद में, या जो कत्यूर घाटी थी वहां पर इन्होंने स्थानांतरित करवाई। अब इनकी राजधानी परिवर्तन करने का अलग अलग प्रमाण दिया जाता है। कोई इतिहासकार कहता है कि यहाँ पर आपके एक बार नरसिंह देव जी आपके किसी ब्राह्मण के अवतार में आए थे और उन्होंने राजा के यहाँ पर कुछ भोजन किया, और भोजन करने के पश्चात जैसे उन्होंने शयन कक्ष में प्रवेश किया तो वहीं पर राजा ने इन पर कुछ हथियार चलाए थे, और हथियार चलाने के पश्चात इनकी जो बाह थी वो कट गई और वहाँ से आपका दूध की धार निकली थी। और जब उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया तो वो भगवान नरसिंह जी थे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा उनको ये सलाह दी गई कि आपको अपना राजवंश हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था उनको कि आपका जो राजवंश है, उनका जो वैभव है वो यहीं पर समाप्त होगा। तो बाद में उन्हीं की सलाह पर ही उन्होंने क्या किया था, वहाँ से अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, जिसको हमारे जो ज्योग्राफर हैं वो भी मानते हैं, क्योंकि जो जोशीमठ है यहाँ पर आपका जब आपके नरसिंह देव जी थे, राजा थे, उस समय यहाँ पर एक हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, भूमि का धसाव हुआ, जिस कारण से इन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ से परिवर्तित करके गरुड़ घाटी में बनाया था। और उसके पश्चात ये लोग क्या कहलाए, कत्यूरी कहलाए। ठीक है, तो ये इस कार्तिकेयपुर राजवंश का ये पहला पार्ट था, क्योंकि इसमें पूरा राजवंश को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर समाप्त करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो इनके आगे के जो कत्यूर घाटी जो हुई थी वहाँ पर कौन कौन से राजा हुए और किस तरीके से राजवंश आगे चला, उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से फिर से आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आप लोगों को हमेशा कहा है कि बहुत अच्छे से टॉपिकों को क्लियर करवाएंगे। फिर भी कोई भी गलतियां या कोई भी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, तो आप उसको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अपने सुझाव हमें लगातार देते रहें और आप अपना जो सहयोग है वो इसी तरीके से बना के रखें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।